दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वो साख निर्माण का कार्य करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बैंक साख निर्माण करते हैं? इस प्रश्न का आंसर जो है आपको वीडियो के बीच में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझें कि क्या व्यापारिक बैंक साख साख निर्माण का कार्य करते हैं? तो आप समझ जाएँगे कि इसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है, वो क्या है? क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि जो बैंक होते हैं वो साख निर्माण का कार्य करते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा कि बैंक जो है वो साख निर्माण का कार्य करते हैं या नहीं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार सर ले आया हूँ आज मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2, जिसमें हम भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सारे एस्पेक्ट्स को वन बाय वन हमारी स्लाइड्स के साथ पढ़ते चले जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि बैंक क्या है, बैंक के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं, बैंक जो है वो साख निर्माण करता भी है या नहीं करता है। अगर वो नहीं करता है, तो फिर कौन है जो बैंक के साख निर्माण का कार्य करता है, ठीक है ना? यानी कि जो साख निर्माण का कार्य करता है, उसके पीछे असली जो वजह है, असली जो व्यक्ति है, वो कौन है, ठीक है? तो आज हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि बैंक हम किसको कहें? बैंक क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है और एक व्यक्ति जो बैंक में या एक व्यक्ति जो अपने पैसे को जमा करना चाहता है, तो उनके मध्यस्थ जो इंटरमीडिएटरी जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो बैंक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि एक ऐसी मध्यस्थ संस्था जो एक तरफ से मांग जमा को स्वीकार करती है और दूसरी तरफ जो है वो लोन देती है, वो बैंक कहलाती है। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए कि व्यापारिक बैंक जो है, उसमें हम एक चीज जो है वो मेंशन करते हैं कि व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से इन कार्यों को करते हैं। दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि का जो तात्पर्य है हमारा, वो यही है कि जो मांग जमा को स्वीकार करे और जो लोन देने का कार्य करे। यानी कि ये जो दो कार्य जो भी कोई करता है, जो भी कोई संस्था करती है, उसे हम बैंक का नाम दे सकते हैं। तो क्या बैंक जो है हमारी अर्थव्यवस्था को गति देती है? तो कैसे वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देती है? चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, ये वित्तीय मध्यस्थ है, जैसा मैं आपको बता कर के आया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कुछ सेवर्स हैं जो बचत करता है, वो अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करवा रहे हैं और उन सेविंग्स को ये अपने पास रख कर के, यानी कि उन सेविंग का कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास रख कर के बाकी सेविंग्स को वो बोरोवर्स को, यानी कि उधारकर्ता को, ड्रीमर्स को उधार दे देता है और मध्यस्थता का कार्य करता है। इसलिए इस संस्था को हम क्या कहते हैं? इसको हम बैंक कहते हैं, ठीक है ना? तो बैंक जो है वो क्या होगा? ए बैंक एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सेविंग्स एंड बोरोइंग, यानी कि बैंक जो है वो बचतकर्ता और उधारकर्ताओं के बीच एक पुल का काम करने वाला वित्तीय मध्यस्थ है। तो हम यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि वह वित्तीय मध्यस्थ संस्था जो जमाकर्ताओं की जमा को स्वीकार करती है और उधारकर्ता के लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, बैंक कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों? क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। अब हम जानेंगे कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। कैसे-कैसे बैंक जो हैं हम यहाँ देखते हैं, तो आपको पता है कि हमारे देश का जो अपेक्स बैंक है, जो सबसे सर्वोच्च बैंक है, वो है हमारा आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आप ये कहेंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, ठीक है ना? और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1935 में।
और उस समय इसका जो मुख्यालय था, वो था कोलकाता में, ठीक है ना? लेकिन 1937 में इनका जो मुख्यालय है वो कोलकाता से बदल करके बॉम्बे कर दिया गया, ठीक है ना? बॉम्बे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया और इस टाइम तक 1949 तक ये जो बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक प्राइवेट संस्था के तौर पर काम कर रहा था। था तो सेंट्रल बैंक लेकिन उसमें जो पैसा था वो इंडिविजुअल्स जो है उनका था यानी कि लोगों का पैसा था। तो सरकार ने इसको जो है 1949 में खरीद लिया जिसको हम बोलते हैं कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि उसके बाद इसकी जो सारा जो स्वामित्व है वो सरकार के पास चला गया। ठीक है? तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को वैसे तो 3 सूचियाँ हम देखते हैं, शेड्यूल, अनशेड्यूल्ड और कोऑपरेटिव, ठीक है ना? तो यहाँ हम 2 सूचियों की बात कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जहाँ आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखेंगे, ठीक है? और जहाँ आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखेंगे और जहाँ आप फॉरेन बैंक्स को देखते हैं, ठीक है ना? पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा आप यहाँ पर देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक आप यहाँ देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक आप यहाँ देखते हैं, एचडीएफसी बैंक आप यहाँ देखते हैं, इंडसिंड बैंक जो है आप यहाँ देखते हैं और भी मैनी मोर बैंक्स जो है आप यहाँ देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक आप देखेंगे, ठीक है ना? तो आप कैनरा जो आप देखते हैं कनाडा का जो बैंक है, कैनरा बैंक आप यहाँ देखते हैं, अमेरिका का जो बैंक है, ठीक है? वो यहाँ आप उनकी जो ब्रांचेज़ है वो आप यहाँ देखते हैं जिनको हम फॉरेन बैंक के जो प्रकार है उसके अंदर शामिल करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक आप देखते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़, स्टेट वाइज़ जो है देखते हैं जो बैंक्स के नाम जो है वो डिफर होते हैं लेकिन लास्ट में आपको ये देखने को सुनने को ज़रूर मिलता है कि कोऑपरेटिव बैंक था। हिसार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द हरियाणा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे आप कोऑपरेटिव बैंक जो है वो नाम को सुनते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक की एक विशेषता ये है कि ये ऐसे बैंक होते हैं जो लाभ से प्रेरित होकर के नहीं बनाए जाते हैं। यानी कि आप जितने भी अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? वो सारे के सारे जो हैं वो लाभ से प्रेरित होकर के ये सारे के सारे बैंक जो हैं वो लाभ से प्रेरित होकर के चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हम करें, ठीक है? चाहे आप वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात आप करें, चाहे वो फॉरेन सेक्टर बैंक की आप बात करें, ये सारे के सारे जो है वो लाभ से प्रेरित होकर के पैसे कमाने के उद्देश्य से जो है ये बैंक का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक है आपका, वो इससे अलग है। इसलिए कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन-सा बैंक है या ऐसा इनमें से कौन-सा बैंक है जो लाभ से प्रेरित होकर नहीं लगाया जाता है, नहीं जो है वो कार्य करता है। तो आप यहाँ ये ध्यान करेंगे, वो आपका सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि लोगों ने मिलकर के पूँजी लगाई हुई है और वो जो है अपने ही लोगों को पूँजी का इस्तेमाल करते हैं, अपने ही लोगों की सहायता के लिए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आप देखते हैं, एसएचजीज़ आप जब पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो जैसे आप देखते हैं कि एक मोहल्ले के लोग जो हैं कुछ फंड जो हैं अपने मोहल्ले के एक काउंटर में जमा करवाते हैं महीने के महीने ₹1000 ₹2000 जिसको भी पैसे की नीड होती है वो उससे पैसा ले लेता है और उसको यूज़ कर लेता है और अगले महीने जो है वो उसको लौटा देता है बिना किसी ब्याज के ना। तो ऐसा ही एक सिस्टम जो है एक बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको यहाँ से ये ध्यान करना है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और आपका फॉरेन बैंक को हम शामिल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शन जो बैंकिंग सेक्टर जो करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक के 2 ही काम है, एक माँग जमा को स्वीकार करना और दूसरा लोन देना। तो प्राथमिक कार्य पहला प्राथमिक कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना। ठीक है? तो कैसे-कैसे जो जमा है वो स्वीकार कर सकती है, तो आप देखते हैं आपकी जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन किए जाते हैं। ठीक है ना? जहाँ पर आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, लगभग-लगभग अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट जो है आप ओपन करवाते हैं, जिसके अंदर एक लिमिट फिक्स होती है। आप 1 दिन के अंदर उस लिमिट से ज़्यादा जो है वो पैसे अपने अकाउंट से नहीं निकलवा सकते हैं। क्लियर है ना बात?
तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो एक अमाउंट की लिमिट होती है, ठीक है? लेकिन करंट अकाउंट, जब आप कोई बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं, तो आपको एक बड़ी जो अमाउंट है वो ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ती है। एक बड़ी अमाउंट का जो है वो हेर-फेर करना पड़ता है। इसलिए आपकी बड़ी अमाउंट की ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि सेविंग अकाउंट में क्या होता है? लिमिट होती है, इसमें लिमिट जो है वो नहीं होती है। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान करना पड़ता है। यहाँ इस अकाउंट को रन करने के लिए आपसे चार्जेज़ लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो करंट अकाउंट जो है वो चालू खाता जो है वो बिज़नेसेस के लिए जो है वो उसको ओपन किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपकी इधर-उधर आप कर सकते हैं। तो एक जो है आपका प्रकार हो गया सेविंग अकाउंट, जहाँ आप अपने जमा को स्वीकार कर सकते हैं, मतलब जहाँ आप अपनी जमा को जमा कर सकते हैं, जहाँ आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट, चालू खाता, जो बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉज़िट, या फिर हम कहते हैं टाइम डिपॉज़िट। तो जो टाइम डिपॉज़िट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? एक जिसको हम बोलते हैं एफडी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अमाउंट को एक साथ, वो 7 दिन के लिए, ठीक है ना? 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ऐसे जो है हम उसको, यानी कि एक साथ एक अमाउंट जो हमने सपोज़ कीजिए 1 लाख रुपया जो है हमको एफडी करवाना है, तो 1 लाख रुपया हम लेकर के गए, वो 1 सप्ताह के लिए, हम 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने समय के लिए हम उसको जो है एफडी बनवाना चाहते हैं, तो हम उसकी जो है एफडी करवा लेते हैं। उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉज़िट। लेकिन एक और प्रकार की जो है टाइम डिपॉज़िट होती है, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉज़िट, आरडी। ठीक है ना? रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, आरडी। इसमें क्या होता है कि आप जो 5 लाख रुपए आपको जो जमा करवाने हैं, उसकी आप इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं कि मैं महीने के महीने जो है आपको 20,000, 25,000, 30,000, जो भी आपको लगता है, ठीक है ना? वो अमाउंट जो है आप इसके अंदर जो है जमा करते चले जाते हैं। ठीक है ना? यानी कि आप जो हैं, आपकी एफडी 5 लाख रुपए की आपकी एफडी है, उस एफडी के लिए आप क्या करते हैं, महीने के महीने जो है आप एक लिमिटेड, जो आपने पहले से जो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट बनवा ली है, वो फिक्स इंस्टॉलमेंट जो है आप इसमें पे करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो अकाउंट के जो कुछ प्रकार है, सेविंग खाते, जो बचत का जो खाता है उसको हमने देख लिया, चालू खाता उसको हमने देख लिया, और सावधि जमा जो टाइम डिपॉजिट है उसको भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं प्राइमरी फंक्शन दूसरे प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं ऋण प्रदान करना, ग्रांटिंग लोन्स, यानी कि लोन देने का कार्य। जमा करने का कार्य तो हम देख ही चुके हैं। तो बैंक का जो दूसरा मुख्य और प्रमुख कार्य है वो होता है आपका लोन देना। तो लोन कैसे-कैसे दे सकते हैं? आप देखते हैं, होम होम लोन आप जो है वो बैंक प्रोवाइड करवाता है। कार लोन आप देखते हैं वो बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाता है। एजुकेशन लोन आप देखते हैं वो बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाता है। बिज़नेस लोन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। पर्सनल लोन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ऐसे बहुत सारे लोन्स के टाइप्स हैं, जहाँ आप ये देखते हैं कि बैंक जो है वो लोगों को लोन प्रदान करता है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि बैंक की 2 प्रमुख कार्य हैं। एक तो माँग जमा को स्वीकार करना, और दूसरा जो है वो ऋण प्रदान करना। तो अब हम देखते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि बैंक का जादू जिसको हम बोलते हैं, साख निर्माण का कार्य। और मैंने आपको पहले ही प्रश्न पूछा था दोस्तों, कि क्या वास्तव में बैंक जो है वो साख निर्माण का कार्य करते हैं? इसका आंसर मैं आपको दूँगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे बैंक्स को माना जाता है कि बैंक जो है वो साख निर्माण का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि कोई डिपॉज़िटर है, वो अपने ₹100 जो है वो डिपॉज़िट करता है बैंक के अंदर, ठीक है ना? ₹100 वो डिपॉज़िट करता है। बैंक्स जो है वो सीआरआर के रूप में, 10% सीआरआर है, तो वो ₹10 अपने पास में रख लेता है, और ₹90 जो है वो इसको लैंड के रूप में, यानी कि इसको उधार दे देता है, ठीक है ना? यानी कि इसको क्या दे दिया उसने, उधार दे दिया। इस ₹100 में से 10 अपने पास रख करके ₹90 इसको उधार दे दिया। ₹10 अपने पास रखे, 90 उधार दे दिए। अब ये उधारकर्ता जो है वो उस पैसे को खर्च करेगा, ठीक है ना? वो उस पैसे को खर्च करेगा, तो वो दूसरे के पास में जाएँगे, उसकी इनकम आ गई, वो इनकम जो है वापिस से क्या करेगा? उसकी इनकम आ गई, उस इनकम को वो वापिस से जमा करवाएगा। ये यहाँ जमा करवाएगा, ये जैसे ही ये जमा करवाएगा, तो इसके पास में वही रुपए जो है वो वापिस आ गए, यानी कि इसके पास में क्या आ गए, कि इनके पास में 100 पहले जमा थे, ठीक है? ₹90 और जमा हो गए, टोटल में कितने हो गए? ₹190। क्लियर ना बात?
ठीक है ना, 190 रुपए हो गए, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल में जो कुल मनी सप्लाई है वो कई गुना बढ़ गई, ठीक है ना। जो टोटल में जो कुल मनी सप्लाई है वो मल्टीपल हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है दोस्तों, क्या बैंक ने, मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बैंक का जादू है, क्या बैंक ने साख निर्माण का कार्य किया है? नहीं, बैंक ने साख निर्माण का कार्य नहीं किया है। जमाकर्ता ने, हु डिपॉजिटेड, जो डिपॉजिट कर रहा है उस वित्तीय मध्यस्थता वाली संस्था में, जो इंटरमीडिएटरी जो इंस्टीट्यूट है जिसको हम बैंक बोल रहे हैं, उसमें वो जो जमा कर रहा है वो जमा करता जो है वो साख निर्माण का करेगा। तो आपको ये ध्यान करना है कि माँ जो जमा करने का, जो साख निर्माण का जो कार्य है वो असल में जमा करता करता है, ना कि बैंक करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का जो बॉस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसने कब जो है अपनी पहली सांस ली। पहली सांस उन्होंने 1935 में जब उनकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, तो 1935 में, और 1934 का आरबीआई एक्ट आया था, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाऊंगा कि कैसे आरबीआई जो है वो आया और उसके लिए किस समिति ने रिकमेंडेशन की, कैसे जो है वो एक्ट बने, क्या-क्या बातें हुई, कैसे-कैसे जो है वो चल कर के आरबीआई जो है वो इस मुकाम तक पहुँचा। आरबीआई से पहले कौन-सा ऐसा बैंक था जो आरबीआई का कार्य करता था, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना होगा, वी वांट आरबीआई वीडियो, ठीक है? चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि आरबीआई जो है 1935 में भारत सरकार ने जो है इस बैंक की स्थापना की। भारत का केंद्रीय बैंक है और ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये ओन किया था 1949 में। ये ध्यान करना, जब हम पढ़ते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो आप बोलते हो कि सर 1949 में, ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ये बताती है कि आरबीआई के प्रमुख कार्य जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो पहला जो प्रमुख कार्य है, ये देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सबसे जो प्रमुख कार्य है आरबीआई का वो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का जो स्टेबलाइजेशन है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो कार्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल, तो उसको कंट्रोल करने का मतलब है कि जब मनी सप्लाई की नीड होती है तब जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई करता है। जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। यानी कि वो क्या करता है, वो इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी है, उसको स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसकी स्थिरता को बनाता है ताकि हम, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़े। यानी कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का कार्य जो है ये इसका सबसे प्रमुख कार्य है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो है इश्यूअर ऑफ करेंसी, यानी कि नई मुद्रा को जारी करना। इसको घाटे की वित्त व्यवस्था भी आप कई किताबों में पढ़ते हैं, देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है कि जब भी सरकार को लगता है कि मनी सप्लाई की नीड है तो वो नए नोट छाप करके मनी सप्लाई की प्रतिपूर्ति करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इश्यूअर ऑफ करेंसी, क्योंकि यही है जो करेंसी को इश्यू कर सकता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है दोस्तों कि 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वो भारत सरकार जारी करती है, भारत सरकार जारी करती है, आपको ये ध्यान करना है, ठीक है ना। 1 रुपए का नोट और जो सिक्के हैं, ठीक है ना, वो भारत सरकार जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। तो इश्यूअर ऑफ करेंसी यानी कि जो उससे बड़े के जितने भी नोट हैं, 2 रुपए से 5, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, वो सारे नोट जो है वो आपके आरबीआई जो है वो प्रिंट करता है। दूसरा, ये आपको पता है कि ये बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है, इसलिए इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ये बैंक्स के ऊपर सुपरवाइजर का काम करता है, यानी कि एपेक्स बैंक है, एपेक्स बॉडी है हमारे बैंकिंग सिस्टम की, फाइनेंशियल सिस्टम की, एपेक्स बॉडी है आरबीआई। इसलिए आप ये ध्यान करेंगे कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको जो सुचारू रूप से उनको सुपरवाइज करना, उनको जो है वो देखना, वो सारा कार्य जो है वो आरबीआई का करता है। यहाँ हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि बैंकर्स बैंक का सुपरवाइजर जो है वो भी हमारा जो है वो आरबीआई है।
ठीक है। और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट जो है साख नियंत्रण का कार्य जो है वो भी ये करता है। साख नियंत्रण का मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई की नीड है उतनी मनी सप्लाई भेजना, यानी कि अगर ज्यादा मनी सप्लाई है तो उस मनी सप्लाई को जो है एग्जॉस्ट करना, बाहर निकालना। और अगर कम मनी सप्लाई है, जितनी हमारे को नीड है उससे कम पैसा है, मंदी की और अर्थव्यवस्था जा रही है और मनी सप्लाई की नीड है, तो उसमें इंजेक्ट कर देना। ठीक है ना? तो ये सारे कार्य जो है वो आपके आरबीआई करता है। तो यहाँ से आपके एक सेंस डेवलप हो गया होगा कि आरबीआई जो है उसकी क्या अहम भूमिका हमारी अर्थव्यवस्था में है। ठीक है। और उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे कि कैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जहां हम ये देखते हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वाया मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है आरबीआई का, जिसके तहत वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। ठीक है। वो भी हम देखेंगे। ठीक है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की पार्ट का हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या कमर्शियल बैंक क्या है। तो आपको पता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो है जिसके अंदर डिपॉजिट को लिया जाता है और लोन्स को दिया जाता है। और वाणिज्यिक बैंक जो है वो साख का निर्माण का कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि असल जो है वो कौन है जो साख निर्माण का कार्य करता है। और इन सारे कमर्शियल बैंक्स को जो है रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डीप डाइव इनटू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, दाम, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, सभी को बिल्कुल डीप डाइव समझेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा जो मोटिवेट करता है। आपकी कमेंट्स जो है हमें बूस्टअप देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आएँ। तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी कर ही दीजिए। अब कमेंट ही कर रहे हैं तो लाइक भी कर ही दीजिए। तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब तो फिर करना ही है। सब्सक्राइब के लिए तो आपको क्या ही बोलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।